फुटारो उएसुगी अपनी शादी के दिन एक गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी उसकी छोटी बहन रेहा उसे जगाते हुए कहती है कि अब उठने का समय हो गया है, क्योंकि उसकी दुल्हन पूरी तरह तैयार है और उसका इंतजार कर रही है। लेकिन आंखें खोलने से पहले ही फुटारो महसूस करता है कि वो वास्तव में एक सपना देख रहा था। उस समय फुटारो एक बेहद होशियार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हाई स्कूल छात्र था। स्कूल की कैफेटेरिया में हमेशा की तरह वो अकेले बैठकर अपना दोपहर का भोजन कर रहा था। भोजन करते समय भी उसका ध्यान खाने पर कम और पैसों की बचत पर अधिक था। वो मन ही मन कैफेटेरिया के मेनू का हिसाब लगा रहा था। उसके अनुसार अधिकांश लोगों को लगता होगा कि मेनू में सबसे सस्ती चीज केवल चावल होगी। यदि कोई बारबेक्यू कॉम्बो से बीफ हटा देता तो लगभग 200 येन की बचत हो जाती और फिर भी उसे चावल, सूप और सब्जियां उसी कीमत पर मिल जाती। यही कारण था कि उसे यह जगह इतनी पसंद थी। जब वो अकेले बैठकर अपना भोजन कर रहा था, तब आसपास के कुछ छात्र उसकी तरफ देखकर फुसफुसा रहे थे। वे कह रहे थे कि वो हमेशा की तरह फिर अकेले खाना खा रहा है और सचमुच कितना अजीब इंसान है। तभी एक छात्रा की नजर अचानक फुटारो की मेज पर गई। उसने देखा कि एक अनजान लड़की उसके सामने बैठी हुई है। वो हैरान रह गई, क्योंकि आमतौर पर कोई भी स्वेच्छा से फुटारो के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। दूसरे छात्रों ने भी ध्यान दिया कि वो लड़की उनकी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी। ये देखकर सभी के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। वो लड़की इत्सुकी नाकानो थी। बैठते ही उसने दावा किया कि उसने ये जगह फुटारो से पहले ढूंढी थी और अगली मेज पूरी तरह खाली है, इसलिए बेहतर होगा कि फुटारो वहां जाकर बैठ जाए। लेकिन फुटारो ने भी बिना झिझक जवाब दिया कि वो हर दिन इसी मेज पर बैठता है और यदि किसी को जगह बदलनी चाहिए तो वो खुद इत्सुकी है। दोनों के बीच शुरुआत से ही एक अजीब तनाव पैदा हो गया। इसी दौरान फुटारो की नजर इत्सुकी के ऑर्डर किए गए भोजन पर गई और उसकी पुरानी आदत फिर जाग उठी। वो मन ही मन उसके खाने की कीमत जोड़ने लगा। उडोन के इतने येन, 2 झींगा टेम्पुरा के इतने, बाकी टेम्पुरा की कीमत इतनी, और यदि पुडिंग भी जोड़ दी जाए तो कुल मिलाकर लगभग 1000 येन का खर्च बन रहा था। फुटारो को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई केवल लंच पर इतने पैसे खर्च कर सकता है। हालांकि उसने सोचा कि ये उसकी अपनी पसंद है। कुछ देर बाद इत्सुकी ने देखा कि फुटारो खाते खाते भी अपनी किताबों में डूबा हुआ है। उसे ये व्यवहार थोड़ा असभ्य लगा। उसने पूछा कि क्या लंच के बीच पढ़ाई करना जरूरी है। फुटारो ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया कि वो अपनी परीक्षा का रिव्यू कर रहा है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। इत्सुकी को लगा कि शायद उसके अंक बहुत खराब आए होंगे। जिज्ञासा में उसने अचानक उसकी परीक्षा शीट पकड़ ली और देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंक पर गई, वह पूरी तरह चौंक गई। फुटारो ने पूरे 100 में से पूरे 100 अंक हासिल किए थे। यह देखकर इत्सुकी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने स्वीकार किया कि वह स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसे ऐसे अंक देखकर ईर्ष्या होती है। फिर उसने कहा कि शायद ये किसी तरह की किस्मत थी जिसने उन्हें एक साथ बैठाया और पूछा कि क्या फुटारो उसे पढ़ाई में मदद करना चाहेगा। लेकिन फुटारो को यह पूरी बातचीत बहुत अजीब लग रही थी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसका अपना खाना खत्म हो चुका है, जबकि इत्सुकी अभी भी खा रही थी। इत्सुकी ने उसे ऑफर दिया कि यदि उसे और भोजन चाहिए तो वो अपना हिस्सा साझा कर सकती है। लेकिन फुटारो ने उल्टा टिप्पणी कर दी कि यदि किसी को अपने खाने की चिंता करनी चाहिए तो वो खुद इत्सुकी है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भोजन ऑर्डर किया है और उसे मोटा नहीं हो जाना चाहिए। यह सुनते ही इत्सुकी गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत जवाब दिया कि फुटारो उससे मिले सबसे असंवेदनशील लोगों में से एक है और अब वो उसके साथ कुछ भी साझा नहीं करेगी। उसी दिन बाद में फुटारो को उसकी छोटी बहन रेहा का फोन आया। रेहा ने उत्साह से बताया कि उनके परिवार का कर्ज चुकाने का एक मौका सामने आया है। उनके पिता को उसके लिए एक पार्ट टाइम नौकरी मिली थी। एक बेहद अमीर परिवार हाल ही में वहां आया था और उन्हें अपने बच्चों के लिए एक ट्यूटर चाहिए था। जब फुटारो ने इस नौकरी के बारे में और पूछा, तब रेहा ने बताया कि यह काम सामान्य दर से 5 गुना अधिक भुगतान करता है। यह सुनकर भी फुटारो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। उसे यह सौदा थोड़ा संदिग्ध लगा। इस पर रेहा ने मजाक करते हुए कहा कि किडनी बेचना भी संदिग्ध लगता है, लेकिन जीने के लिए केवल एक किडनी की जरूरत होती है। यह सुनकर फुटारो तुरंत घबरा गया और पूछा कि आखिर वह कैसी बातें कर रही है। रेहा हंस पड़ी और बोली कि वो केवल मजाक कर रही थी। लेकिन यदि फुटारो ये नौकरी कर लेता है तो शायद वे पहली बार अच्छा खाना खरीदने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। जब फुटारो ने पूछा कि उसे किसे पढ़ाना होगा, तब रेहा ने बताया कि छात्रा उसकी ही उम्र की होगी और शायद उसकी सहपाठी भी निकले। उसे केवल इतना याद था कि उस लड़की का नाम नाकानो है। अगले दिन स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट का परिचय कराया गया। जैसे ही उसने अपना नाम बताया, फुटारो का चेहरा बदल गया। वो और कोई नहीं बल्कि इत्सुकी नाकानो थी। पूरी कक्षा उसकी सुंदरता और उसकी महंगी यूनिफॉर्म को देखकर प्रभावित हो गई। छात्र आपस में चर्चा करने लगे कि वो किसी अमीर परिवार से आती होगी, लेकिन फुटारो के दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी। जिस लड़की से उसका कल झगड़ा हुआ था, वही अब उसकी संभावित छात्रा थी। दोपहर के भोजन के समय जब इत्सुकी फिर उसके सामने आकर बैठी, तब फुटारो पूरी तरह समझ चुका था कि वही वो लड़की है जिसे उसे ट्यूशन पढ़ाना है। उसी समय कैफेटेरिया कर्मचारी फिर वही बारबेक्यू कॉम्बो लेकर आया जिसमें बीफ नहीं था। लेकिन इस बार फुटारो का ध्यान भोजन पर नहीं था। वो केवल यही सोच रहा था कि यदि उसने इत्सुकी के साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं किया तो शायद वो अपने जीवन की सबसे अच्छी नौकरी खो देगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इत्सुकी की नजरों में अपनी छवि सुधारनी होगी। फुटारो को पूरा विश्वास था कि इस बार उसका तरीका काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इत्सुकी अकेली नहीं थी, वह कुछ अन्य लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। फुटारो ये देखकर हैरान रह गया कि इत्सुकी पहले ही कुछ दोस्तों के साथ घुल मिल चुकी थी। उन लड़कियों में से एक, इचिका, ने तुरंत फुटारो पर ध्यान दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसे रोक लिया और छेड़ने वाले अंदाज में पूछने लगी कि क्या वो इत्सुकी के पीछे पड़ा हुआ है। फुटारो ने तुरंत इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इचिका आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तो इसका मतलब यही है कि फुटारो को इत्सुकी पसंद है। फिर वो अंदाजा लगाने लगी कि आखिर इत्सुकी की कौन सी बात उसे आकर्षित करती होगी। क्या उसका गंभीर स्वभाव, क्या उसका व्यक्तित्व। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि यदि वो चाहे तो अभी जाकर इत्सुकी को बुला सकती है। फुटारो इस स्थिति से पूरी तरह असहज हो गया। उसने तुरंत कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकता है। इचिका को उसका यह जवाब काफी मजेदार लगा। उसने हंसते हुए कहा कि यह बात काफी मर्दाना लगी, खासकर एक नर्ड लड़के से।
फिर उसने खुद को उसकी बड़ी बहन बताया और कहा कि यदि कभी उसे मदद चाहिए तो वो उससे पूछ सकता है। फुटारो और भी उलझ गया क्योंकि वे दोनों एक ही कक्षा में थे, फिर भी वो खुद को बड़ी बहन कह रही थी। लंच के बाद फुटारो के मन में लगातार यही विचार घूम रहा था कि उसे स्कूल खत्म होने के बाद उस घमंडी लड़की से उसके ट्यूटर के रूप में मिलना है। लेकिन तभी एक और अजीब घटना हो गई। अचानक एक बेहद ऊर्जावान लड़की ने उसका नाम पुकारा। वो बार बार उसे आवाज दे रही थी, लेकिन फुटारो अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक मुस्कुराती हुई लड़की खड़ी थी। ये योत्सुबा थी। फुटारो उसे पहचान नहीं पाया। उसने पूछा कि वो कौन है और उसे उसका नाम कैसे पता। इस पर योत्सुबा ने एक परीक्षा पत्र उसके सामने लहराया। उसने पूछा कि क्या उसने कोई परफेक्ट स्कोर वाला एग्जाम पेपर खो दिया है, या शायद कोई ऐसा पेपर जिसमें 0 अंक आए हों। ये सुनते ही फुटारो चौंक गया। उसने तुरंत पूछा कि उसके पास उसकी परीक्षा शीट कैसे पहुंची। योत्सुबा ने अपने खास अंदाज में पूरी घटना समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि पहले ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर उसने कुछ देखा और अब वे यहाँ खड़े हैं। उसकी उलझी हुई व्याख्या से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। आखिर में उसने 2 परीक्षा पत्र आगे बढ़ा दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा उसका है। फुटारो ने तुरंत 100 अंकों वाला पेपर पहचान लिया। योत्सुबा उसकी ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने इनाम के तौर पर दोनों पेपर उसे देने की बात कही। लेकिन फुटारो ने मना कर दिया और पूछा कि आखिर वो कौन सा बेवकूफ है जिसे 0 अंक मिले हैं। इस पर योत्सुबा ने पूरी गंभीरता से कहा कि वो उसी की तरफ देख रहा है, यानी वो 0 अंक वाला पेपर उसी का था। फुटारो को यह बात समझ नहीं आई कि कोई व्यक्ति अपने 0 अंक को लेकर इतना सहज कैसे हो सकता है। लेकिन योत्सुबा बिल्कुल परेशान नहीं थी। उसने तो उल्टा कहा कि जब उसने पहली बार फुटारो को देखा था तब उसे लगा था कि वो एक चिड़चिड़ा, उबाऊ और अकेला रहने वाला लड़का है। लेकिन अब उसे पता चला है कि वो इन सब चीजों के साथ साथ एक सुपर जीनियस भी है। इसके बाद भी योत्सुबा उसका पीछा करती रही। फुटारो ने पूछा कि वो अब भी उसके पीछे क्यों घूम रही है। इस पर उसने मासूमियत से जवाब दिया कि उसने अभी तक उसे धन्यवाद नहीं कहा है। जब फुटारो ने हैरानी दिखाई तब योत्सुबा ने समझाया कि जब कोई आपकी खोई हुई चीज वापस करता है तो उसे धन्यवाद कहा जाता है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है जिसे एक सुपर जीनियस को भी पता होना चाहिए। कुछ क्षण बाद फुटारो ने जमीन पर पड़ी कोई चीज उठाकर उसे वापस दी और कहा कि अब दोनों बराबर हो गए। लेकिन योत्सुबा ने फिर भी पूरे उत्साह से उसे धन्यवाद कहा। ये देखकर फुटारो समझ नहीं पाया कि आखिर इस लड़की को कैसे संभाला जाए। स्कूल खत्म होने के बाद जब वह घर की ओर जा रहा था तब उसकी नजर फिर से इत्सुकी पर पड़ी। वो कुछ अन्य लड़कियों के साथ थी। उनमें से एक लड़की मजाक में कह रही थी कि इत्सुकी शायद जरूरत से ज्यादा खा रही है। लेकिन इत्सुकी ने तुरंत जवाब दिया कि ये इतना ज्यादा नहीं है, ये तो केवल उसका दूसरा सर्विंग है। दूसरी लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाने लगीं और उसे बन मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाने लगीं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो उनके सारे केक खा जाएगी। इत्सुकी ने नाराज होकर उन्हें अपने काम से काम रखने को कहा। यह सब देखकर फुटारो को अचानक याद आया कि उसने उससे मोटे होने वाली बात कहकर कितना बुरा व्यवहार किया था। उसके मन में अपराधबोध पैदा होने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर वह कब उससे माफी मांगने वाला है। लेकिन तभी उसके पास एक दूसरी लड़की आ गई और उसने उससे पूछा कि क्या अकेले रहना मजेदार होता है। फुटारो ने जवाब दिया कि यह उसका शौक है और उसे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। लड़की ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद लड़कियों को घूरना भी उसका शौक होगा। फुटारो तुरंत घबरा गया और लगभग विनती करने लगा कि वह पुलिस को न बुलाए और इस बारे में अपनी सहेली इत्सुकी को भी कुछ न बताए। लेकिन लड़की ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी और वैसे भी इत्सुकी उसकी दोस्त नहीं है। कुछ ही देर बाद फुटारो उस आलीशान इमारत के सामने खड़ा था जहां इत्सुकी रहती थी। इमारत को देखकर वो हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर भी हो सकता है। फिर भी उसने खुद को संभाला और भीतर जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझने वाली है। लेकिन जैसे ही वो इमारत के भीतर पहुंचा, उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने बिना किसी परिचय के उसे संदेह भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। वो नीनो थी। नीनो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना किसी झिझक के पूछ लिया कि वो आखिर है कौन। उसने उसे सीधे सीधे स्टॉकर तक कह दिया और मांग की कि वो अपना नाम और वहां आने का कारण बताए। फुटारो पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने भी रूखेपन से जवाब दिया कि उसके काम से उसका कोई लेना देना नहीं है। नीनो को उसका यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला वही करेगी और फिर बिना किसी संकोच के उसे वहां से चले जाने को कह दिया। उसके अनुसार कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए बेहतर होगा कि वो वापस लौट जाए। फुटारो ने भी पलटकर जवाब दिया कि वो जाना तो चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि यही इमारत उसका गंतव्य है। उसके लिए सबसे जरूरी काम अभी भी इत्सुकी से बात करना था। वो लगभग दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसके मन में ढेर सारे विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि यह शायद आखिरी मौका है जब वो स्थिति को संभाल सकता है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में गलती उसकी नहीं थी। फिर उसे याद आया कि उसी की वजह से वो पूरे दिन परेशान रहा। जब वो उसके सामने पहुंचा तब इत्सुकी ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने हैरानी से पूछा कि आखिर स्कूल वाला ये लड़का उसके घर तक क्यों आ गया है। उसके लिए ये बात बिल्कुल सामान्य नहीं थी। फुटारो कुछ कहने ही वाला था कि इत्सुकी ने उससे पूछ लिया कि आखिर वो वहां कर क्या रहा है। वो अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाया था कि इत्सुकी ने स्पष्ट कर दिया कि उसे इस बात में कोई रुचि नहीं है। फुटारो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार इत्सुकी भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कहा कि अब वो उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कुछ ही मिनटों में उसके नए ट्यूटर के साथ उसकी पहली मुलाकात होने वाली है और इसलिए वो चाहती है कि फुटारो वहां से चला जाए। तभी फुटारो ने वो सच्चाई बता दी जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। उसने कहा कि वही उसका नया ट्यूटर है। ये सुनते ही इत्सुकी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत इस संभावना को नकार दिया और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फुटारो ने स्पष्ट कर दिया कि यह सच्चाई है। उसने ये भी स्वीकार किया कि पिछली मुलाकात में वो गलत था और उसके व्यवहार के लिए उसे खेद है। उसने कहा कि भले ही उसे ये स्थिति पसंद न हो, फिर भी वो हार नहीं मानेगा। आज से वे दोनों एक तरह से साझेदार हैं। इत्सुकी के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने नाराज होकर कहा कि यह अन्याय है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके परिवार का ट्यूटर कोई ऐसा लड़का कैसे हो सकता है जो उसकी ही कक्षा में पढ़ता हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वहां अचानक कुछ और लड़कियां दिखाई दी। सबसे पहले मिकू दिखाई दी, जिसने फुटारो को अजीब निगाहों से देखा। फिर इचिका मुस्कुराते हुए सामने आई और मजाक में उसे मिस्टर ऑनर रोल कहकर पुकारा। मीनो तुरंत बोल उठी कि यही वो स्टॉकर है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। मिकू ने भी आश्चर्य से पूछा कि क्या उएसुगी सचमुच स्टॉकर है। तभी योत्सुबा ने बीच में आकर सभी को याद दिलाया कि बिना पूरी बात जाने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब फुटारो पूरी तरह भ्रमित हो चुका था। उसने पूछा कि आखिर ये सभी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। इचिका ने बिल्कुल सहज भाव से जवाब दिया कि क्योंकि यही वो जगह है जहां वे रहती हैं। लेकिन उस समय फुटारो का दिमाग पहले से ही अत्यधिक तनाव में था। उसने जो निष्कर्ष निकाला
वो उसकी हालत को देखकर ही समझा जा सकता था। उसे लगा कि शायद कोई अमीर व्यक्ति इस शानदार अपार्टमेंट में अपनी सभी गर्लफ्रेंड्स के साथ रह रहा है। उसके दिमाग को उस समय यही सबसे तार्किक उत्तर लगा। कुछ क्षणों के लिए उसे सचमुच विश्वास हो गया कि यही सच्चाई है, लेकिन अगले ही पल उसका भ्रम टूट गया। इत्सुकी ने तुरंत कहा कि वे दोस्त नहीं है। इसके बाद इचिका ने मुस्कुराते हुए वास्तविकता सामने रखी। उसने बताया कि वे 5 बहनें हैं, और केवल बहनें ही नहीं बल्कि क्विंटुप्लेट्स हैं, एक साथ जन्मी 5 जुड़वा बहनें। यह सुनते ही फुटारो के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ क्षणों तक केवल उन्हें घूरता रह गया। अब अचानक बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। इत्सुकी, निनो, मिकू, इचिका और योत्सुबा, ये सभी अलग अलग व्यक्तित्व वाली लड़कियां वास्तव में एक ही परिवार की सदस्य थीं। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि अब उसे इन 5 को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वो क्षण था जब फुटारो को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस नौकरी को आसान समझा था वो वास्तव में उसके जीवन की सबसे कठिन चुनौती बनने वाली है। तभी योत्सुबा दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसने माफी मांगी कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। फुटारो ने उसे देखते ही याद दिलाया कि वही लड़की है जिसे अपनी परीक्षा में 0 अंक मिले थे। फिर उसने मजाक में उससे पूछा कि क्या वो उस पर एक एहसान कर सकती है और उससे नाराज हो सकती है। योत्सुबा ने पूरी ईमानदारी से पूछा कि क्या उसे ऐसे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन फुटारो की असली परेशानी कुछ और थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी 4 बहनें कहाँ हैं। योत्सुबा ने बड़ी खुशी से बताया कि वो तो पहले ट्यूशन सेशन के लिए ही आई है। उसे लगा कि ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। फिर उसने कहा कि वे बाकी बहनों को भी बुला सकते हैं। वो फुटारो को पूरे अपार्टमेंट में घुमाने लगी और रास्ते में प्रत्येक कमरे का परिचय देने लगी। उसने बताया कि सबसे पहले इत्सुकी का कमरा है, फिर उसका अपना, उसके बाद मिकू का, फिर निनो का और आखिर में इचिका का। सबसे पहले वे इत्सुकी के पास पहुंचे। योत्सुबा को पूरा विश्वास था कि इत्सुकी एक गंभीर छात्रा है और वो जरूर सहयोग करेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे बात की उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी निकली। इत्सुकी ने साफ शब्दों में कहा कि वो फुटारो को अपना ट्यूटर स्वीकार नहीं करती। उसके अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति का क्या फायदा जो उसी की कक्षा में पढ़ता हो। उसने कहा कि इस शहर में जरूर कोई ऐसा होगा जो उससे बेहतर शिक्षक हो सकता है। फुटारो को यह बात सुनकर झुंझलाहट हुई। उसने उसे याद दिलाया कि कुछ दिन पहले वही उससे पढ़ाई में मदद मांग रही थी, लेकिन इत्सुकी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि उस समय वो गलत थी और अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी आवाज में स्पष्ट विरोध था। योत्सुबा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा कि 5 बहनों के बीच कम से कम एक असहमति तो होनी ही चाहिए। उसने उम्मीद जताई कि मिकू शायद ज्यादा सहयोगी साबित होगी, क्योंकि उसके अनुसार मिकू सबसे समझदार बहन थी। ये सोचकर वे दोनों मिकू के कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन वहां पहुंचकर भी फुटारो को निराशा ही मिली। मिकू ने भी वही बात दोहराई जो इत्सुकी कह चुकी थी। उसने पूछा कि आखिर ट्यूटर के रूप में फुटारो ही क्यों चुना गया? क्या इस पूरे शहर में उससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था? ये सुनकर फुटारो ने थके हुए अंदाज में कहा कि वह ये बात पहले ही सुन चुका है। अब योत्सुबा भी थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि निनो तो किसी के भी साथ घुल मिल जाती है, इसलिए उसके साथ कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब वे उसके कमरे तक पहुंचे तो पता चला कि निनो वहां थी ही नहीं। शायद वो बाहर चली गई थी। अब केवल इचिका बची थी। योत्सुबा ने बताया कि इचिका वास्तव में काफी अच्छी है और शायद वो उनकी बात सुन लेगी। लेकिन जैसे ही वे उसके कमरे के सामने पहुंचे, योत्सुबा अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी। उसने फुटारो से कहा कि जो भी हो उसे घबराना नहीं चाहिए। फुटारो ने कमरे के अंदर कदम रखा और अगले ही क्षण स्तब्ध रह गया। कमरा किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। हर तरफ कपड़े, किताबें, सामान और कचरा बिखरा हुआ था। तभी इचिका की आवाज सुनाई दी। उसने शिकायत की कि फुटारो उसके कमरे के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो कोई जहरीले कचरे का ढेर हो। योत्सुबा ने तुरंत बीच में बोलकर कहा कि वास्तव में यह जगह कबाड़खाना ही है। इचिका ने इस पूरे दृश्य को मजाक में बदल दिया। लेकिन तभी इचिका ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उसने बताया कि वो इस समय लगभग बिना कपड़ों के है। ये सुनते ही फुटारो बुरी तरह घबरा गया। इचिका ने बड़ी सहजता से योत्सुबा से कहा कि कहीं आसपास पड़े कपड़ों में से कुछ ढूंढ दे। फुटारो ने तुरंत नजरें फेर ली और ध्यान हटाने के लिए कमरे में रखी एक डेस्क की तरफ देखने लगा। वहां की हालत देखकर उसने पूछा कि आखिर पिछली बार इस मेज का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कब किया गया था। लेकिन इचिका ने उसकी बात को भी मजाक में बदल दिया। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि किसी प्यारी और लगभग नग्न लड़की के कमरे में होने के बावजूद फुटारो का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहेगा। स्थिति और अजीब होती जा रही थी। तभी योत्सुबा ने खुशी से घोषणा की कि उन्हें कपड़े मिल गए हैं। ये सुनकर फुटारो ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से कहा कि इचिका कपड़े पहन ले और जब वो तैयार हो जाए तो नीचे आ जाए। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे एक और नई समस्या का सामना करना पड़ा। मिकू उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर संदेह साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा कि उसका नाम फिर से क्या था और फिर बताया कि उसकी पीई यूनिफॉर्म की लाल ट्रैक जैकेट गायब है। उसके अनुसार वो जैकेट यहीं थी, ठीक तब तक जब तक फुटारो वहां नहीं आया था। फुटारो समझ गया कि मिकू क्या सोच रही है। उसने तुरंत इनकार किया कि उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन मिकू अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रही थी। तभी अचानक निनो वहां आ गई। उसके हाथ में ताजा बनी हुई कुकीज थीं और उसने सबको खाने के लिए बुलाया। कुछ ही क्षणों बाद रहस्य सुलझ गया। पता चला कि मिकू की ट्रैक जैकेट निनो ने पहन रखी थी ताकि बेकिंग करते समय उसके अपने कपड़े खराब न हो। मिकू ने तुरंत उसे वापस मांगा। दोनों बहनों के बीच हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। एक तरफ निनो जैकेट छोड़ना नहीं चाहती थी और दूसरी तरफ मिकू उसे तुरंत वापस चाहती थी। उधर योत्सुबा गर्व से घोषणा कर रही थी कि वो पहले से ही कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही है, जबकि निनो का ध्यान पढ़ाई से कहीं ज्यादा शनिवार को कहीं घूमने जाने और अपने बनाए हुए कुकीज पर था। ये सब देखकर फुटारो के मन में केवल एक ही विचार आया। ये 5 बहनें किसी भी हालत में पढ़ाई पर ध्यान देने को तैयार नहीं थी। और तभी उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। लिविंग रूम में मौजूद अफरा तफरी को देखकर फुटारो का सिर दर्द करने लगा था। वो यहाँ पढ़ाई करवाने आया था, लेकिन अब तक किसी ने किताब तक नहीं खोली थी। इसी बीच निनो फिर से उसके पास आई और अपने हाथ में पकड़ी कुकीज उसकी ओर बढ़ा दी। उसने पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। फुटारो अभी भी पूरे माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी।
मीनू ने फिर सहजता से कहा कि कम से कम 4 बहनें तो वहां मौजूद हैं और अब शायद किताबों पर ध्यान देने का समय आ गया है। लेकिन उसकी आवाज और चेहरे के भाव देखकर फुटारो को महसूस हो रहा था कि वह जो कह रही है उसका वास्तव में वही मतलब नहीं है। मीनू ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया कि उसे इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसा नहीं है कि उसने उन कुकीज में जहर मिला दिया हो। इसके बाद उसने उसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया और वादा किया कि यदि वो कुकीज खा लेगा तो वो उसके साथ पढ़ाई भी करेगी। ये पहली बार था जब किसी बहन ने पढ़ाई के लिए थोड़ी भी सकारात्मक बात कही थी, इसलिए फुटारो ने सोचा कि शायद ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आखिरकार उसने कुकीज खाना शुरू कर दिया। मीनू ध्यान से उसे देखती रही। कुछ ही क्षणों बाद उसने पूछा कि क्या उसे वे पसंद आई। फुटारो ने ईमानदारी से जवाब दिया कि वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर नीनो खुश हो गई और उसने उसका धन्यवाद स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। उसने कहा कि एक बात है जो वो बताना भूल गई थी। उसके अनुसार 5 बहनों में से किसी को भी ट्यूटर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि फुटारो वहां से चला जाए। फिर उसने हंसते हुए कहा कि वह केवल मजाक कर रही है और उसे पानी भी ऑफर किया। फुटारो ने बिना किसी संदेह के पानी ले लिया। उसके मन में अब भी यही चल रहा था कि ये लड़कियां पढ़ाई से बचने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो उन्हें अंततः ग्रेजुएट होना ही होगा। ये केवल उनके भविष्य के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि उसके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी इसी नौकरी पर निर्भर थी। वह किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकता था। लेकिन पानी पीने के कुछ ही समय बाद उसे अजीब महसूस होने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी। सामने मौजूद आवाजें दूर दूर से आती हुई महसूस होने लगी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर जवाब दे गया और वह गहरी नींद जैसी अवस्था में चला गया। जब उसकी आंखें दोबारा खुली तब वो किसी आरामदायक बिस्तर पर नहीं बल्कि एक टैक्सी में था। कुछ क्षणों तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसका सिर भारी था और यादें बिखरी हुई थी। वो घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। तभी ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने विनम्रता से बताया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। फुटारो ने खिड़की से बाहर देखा और हैरान रह गया। टैक्सी उसके अपने घर के सामने खड़ी थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसके दिमाग में धीरे धीरे घटनाएं जुड़ने लगी। कुकीज, पानी, मीनू की मुस्कान और फिर अचानक आई नींद। अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। ड्राइवर ने किराए की रकम बताई, 4800 येन। ये रकम सुनते ही फुटारो का चेहरा उतर गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और ये किराया उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। जब वो इस समस्या का कोई समाधान सोच ही रहा था तभी पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। किसी ने ड्राइवर को पैसे थमा दिए। वो इत्सुकी थी। उसने बिना कुछ कहे किराया चुका दिया। ड्राइवर ने उसका धन्यवाद किया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर फुटारो अब भी हैरान था। उसने तुरंत पूछा कि इत्सुकी को उसका पता कैसे मिला। इत्सुकी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसने उसकी स्टूडेंट हैंडबुक से पता देखा था। ये सुनकर फुटारो अचानक घबरा गया। उसकी हैंडबुक में लगी फोटो याद आते ही उसने पूछा कि क्या उसने वो तस्वीर भी देख ली थी। लेकिन इत्सुकी को समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने इस विषय को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत असली मुद्दे पर आ गई। उसने कहा कि वे उससे नहीं जीत सकते। फुटारो एक समझदार लड़का है, इसलिए उसे समझदारी दिखानी चाहिए और ट्यूटर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके अनुसार यही सबसे अच्छा समाधान था। लेकिन फुटारो ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो ये काम नहीं छोड़ सकता। ये केवल जिद नहीं थी। उसके परिवार का भविष्य, उनका कर्ज और उनकी जरूरतें इसी नौकरी से जुड़ी हुई थीं। वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। इत्सुकी ने उसे जिद्दी कहा, लेकिन फुटारो अपने फैसले पर अडिग रहा। उसी समय घर का दरवाजा खुला और रेहा खुशी से बाहर दौड़ती हुई आई। उसने अपने बड़े भाई का स्वागत किया और फिर उसकी नजर इत्सुकी पर गई। तुरंत उसकी उत्सुकता जाग उठी। उसने पूछा कि क्या यह उसकी नई स्टूडेंट है। फुटारो ने जल्दी से बात टालने की कोशिश की और कहा कि वह कोई नहीं है। लेकिन रेहा उसकी बात मानने वाली नहीं थी। उसने विनम्रता से इत्सुकी को रात के खाने के लिए अंदर आने का निमंत्रण दे दिया। फुटारो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इत्सुकी ने हल्के आश्चर्य के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया और इसी के साथ नाकानो परिवार की एक बहन पहली बार उएसुगी परिवार के छोटे से घर के अंदर कदम रखने वाली थी, जहां आगे होने वाली बातचीत दोनों के बीच के रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाली थी। रेहा के निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद इत्सुकी पहली बार उएसुगी परिवार के साधारण से घर के अंदर आई। ये जगह उस आलीशान अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग थी जहां वो अपनी बहनों के साथ रहती थी। घर छोटा था, साज सज्जा बेहद सामान्य थी और हर चीज में सादगी झलक रही थी। लेकिन इसके बावजूद वहां एक गर्मजोशी थी जो किसी महंगे घर से नहीं खरीदी जा सकती थी। फुटारो अभी भी इस पूरी स्थिति से असहज था। वह नहीं चाहता था कि उसकी निजी परिस्थितियां किसी बाहरी व्यक्ति के सामने खुलें, खासकर इत्सुका था। दूसरी तरफ फुटारो ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब राजकुमारी भी इस साधारण भोजन का स्वाद चख सकती है। लेकिन जैसे ही इत्सुकी ने करी का पहला निवाला खाया, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। स्वाद उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। वह अनायास ही बोल उठी कि यह सचमुच स्वादिष्ट है। उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह ईमानदार थी। पहली बार उस दिन उसके चेहरे पर बिना किसी तर्क वितर्क के संतुष्टि दिखाई दी। इसी दौरान फुटारो के पिता भी बातचीत में शामिल हो गए। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि इसी कारण फुटारो कभी अपने बूढ़े पिता जितना लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह दिन भी आएगा जब उनका बेटा किसी लड़की को घर लेकर आएगा। यह सुनकर फुटारो तुरंत शर्मिंदा हो गया, जबकि रेहा इस पूरी स्थिति का मजा ले रही थी। कुछ देर बाद रेहा की जिज्ञासा फिर जाग उठी। उसने उत्साह से पूछा कि ट्यूशन का पहला दिन कैसा रहा। वह जानना चाहती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इत्सुकी कुछ कहने ही वाली थी कि फुटारो ने तुरंत बीच में बात काट दी। उसने जल्दी से जवाब दिया कि सब कुछ बिल्कुल सही रहा और कोई समस्या नहीं हुई। यह सुनकर इत्सुकी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि फुटारो झूठ क्यों बोल रहा है। आखिर वास्तविकता तो बिल्कुल अलग थी। वह उससे यह पूछे बिना नहीं रह सकी कि उसने ऐसा क्यों कहा। फुटारो ने धीरे से उसे समझाया कि वह बस झूठ बोल दे। वह नहीं चाहता था कि रेहा दुखी हो। उसके लिए अपनी छोटी बहन की खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसकी इतनी महत्वपूर्ण नौकरी पहले ही दिन खतरे में पड़ चुकी है। रेहा को दोनों की इस अजीब बातचीत से कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फुटारो ने तुरंत बात को टाल दिया और दोबारा यही कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। यह सुनकर रेहा सचमुच खुश हो गई। उसने मासूमियत से कहा कि शायद अब वे आखिरकार अपना सारा कर्ज चुका पाएंगे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, फुटारो ने तुरंत उसे टोक दिया। वह नहीं चाहता था कि परिवार की आर्थिक समस्याओं की चर्चा किसी मेहमान के सामने हो। रेहा को कुछ देर झिझकने के बाद उसने उससे एक और सवाल पूछा। उसने स्वीकार किया कि उसका बड़ा भाई कभी कभी घमंडी, बेकार, लूजर और बेवकूफ लग सकता है। यह सुनकर फुटारो ने तुरंत विरोध किया, लेकिन रेहा अपनी बात पूरी करने पर अड़ी रही। उसने कहा कि इन सब कमियों के बावजूद फुटारो कुछ चीजों में बहुत अच्छा भी है। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या इत्सुकी कभी दोबारा उनके घर आएगी। यह सवाल सुनकर कुछ क्षणों के लिए माहौल शांत हो गया।
फिर इत्सुकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जरूर आएगी। उसने मजाक में कहा कि दिमाग का इस्तेमाल करने से उसे बहुत भूख लगती है और इसलिए वह अगली बार का इंतजार करेगी। यह सुनते ही रेहा का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन जब वो वापस जाने लगी तब उसने फुटारो से अकेले में एक गंभीर बात कही। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी गलतफहमी में न रहे। वह जानती थी कि उसकी आर्थिक स्थिति कठिन है, लेकिन फिर भी वो उसकी कोई विशेष मदद नहीं कर सकती। उसने कहा कि चाहे फुटारो उसे पढ़ाए या न पढ़ाए, वह खुद मेहनत करके अपने लक्ष्य हासिल कर सकती है। उसे उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फुटारो ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। फिर इत्सुकी ने कहा कि ट्यूटर बने रहना या न रहना पूरी तरह उसकी अपनी पसंद है। यदि वो इस नौकरी को जारी रखना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। कुछ क्षणों के लिए फुटारो को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना है। उसने दोबारा पुष्टि करनी चाहिए। क्या उसका मतलब सचमुच यही था? क्या वह वास्तव में यह नौकरी जारी रख सकता है? जब उसे यकीन हो गया कि इत्सुकी सच कह रही है तो उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत उसका धन्यवाद किया। उसके लिए यह केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के लिए उम्मीद की किरण थी। इत्सुकी उसके अचानक बदलते उत्साह को देखकर थोड़ी उलझन में पड़ गई, लेकिन फुटारो अब पूरी तरह प्रेरित हो चुका था। उसने घोषणा की कि वो अगले दिन ठीक दोपहर 12 बजे वहां पहुंचेगा और उम्मीद करता है कि उसकी बाकी बहनें भी तैयार रहेंगी। जैसे इत्सुकी चली गई, फुटारो अपने विचारों में खो गया। उसके अनुसार उसका काम बहुत सरल था। उसे केवल यह सुनिश्चित करना था कि पांचों बहनें ग्रेजुएट हो जाएं। उसे लगा कि इसके लिए जरूरी नहीं कि वह सभी की व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे। उसके हिसाब से उसे केवल उस छात्रा को पढ़ाना है जिसे वास्तव में फेल होने का खतरा है। लेकिन उसी समय दूसरी ओर इत्सुकी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी। वह सोच रही थी कि शायद फुटारो को अब भी सच्चाई का पता नहीं है। उसे संदेह था कि किसी ने उसे यह नहीं बताया कि नाकानो बहनों के उस स्कूल में ट्रांसफर होने की असली वजह क्या थी। वास्तविकता यह थी कि पांचों बहनें पढ़ाई में इतनी कमजोर थीं कि उनके फेल होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। फुटारो ने सभी बहनों को एक जगह इकट्ठा देखकर बातचीत की शुरुआत की और उनका धन्यवाद किया कि वे सब वहां आईं। लेकिन इन्होंने तुरंत इस बात को हल्के में लेते हुए कहा कि उन्हें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें बस नीचे ही तो आना था। इचिका ने भी ताना मारते हुए कहा कि उसे तो लगा था कि फुटारो अब तक हार मान चुका होगा। दूसरी तरफ इत्सुकी पहले से ही अपना विरोध साफ कर चुकी थी। उसने दोबारा कहा कि उन्हें खुद को पढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता हो। ये सुनकर फुटारो ने उसे चुनौती दी और कहा कि दिनों से कहा कि अगर वो चाहती है तो प्यार में पड़ सकती है, लेकिन उसका अंत भी उन्हीं लोगों की तरह होगा जो हाई स्कूल में ही अपनी जिंदगी का चरम देख लेते हैं और उसके बाद कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। फुटारो की इस तीखी प्रतिक्रिया ने सबको थोड़ा चौंका दिया। निनो ने मजाक में कहा कि यह बात कुछ ज्यादा ही दिल से निकली लगती है और पूछा कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। दूसरी तरफ योत्सुबा ने कहा कि उसे फिलहाल किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही वो कभी। के अनुसार यह साफ संकेत था कि मिकू सचमुच प्यार में है। यह सुनकर फुटारो भी चौंक गया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे, लेकिन उसी समय उसके मन में एक और बात आई। यदि मिकू सचमुच किसी को पसंद करती है तो शायद वो उसके करीब जाने और उसे पढ़ाई के लिए तैयार करने का रास्ता बन सकता है। अब वो पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो गया कि उसे किसी न किसी तरह इन लड़कियों को पढ़ाना ही होगा। कुछ समय बाद अचानक उसे एक चिट्ठी मिली। जब उसने उसे खोला तो वो दंग रह गया। चिट्ठी मिकू की तरफ से थी। उसमें लिखा था कि स्कूल के बाद छत पर आना, क्योंकि उसे उससे कुछ कहना है और वो अब उसे और छिपा नहीं सकती। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को याद दिलाया कि वे तो सिर्फ 3 दिन पहले मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी उधेड़बुन में डूबे हुए फुटारो के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। तभी नीनो ने उसे देखा और पूछा कि आखिर उसके चेहरे पर वो भाव क्यों है। उसने कहा कि वो सचमुच बहुत अजीब इंसान है। फुटारो तुरंत बचाव में उतर आया और बोला कि वो अजीब नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह जरूर मिकू का कोई मजाक होगा। उसने मन ही मन कहा कि उसे इस बकवास को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है और उसे छत पर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। के लिए मिकू ने उसे अलग से छत पर बुलाया था। जब उसने पूछा कि उसने इतनी परेशानी क्यों उठाई तो मिकू ने बहुत सादगी से कहा कि उसे डर लग रहा था। उसके बाद बातचीत का विषय पूरी तरह इतिहास की ओर मुड़ गया। मिकू ने उससे पूछा कि क्या वो उस थ्योरी के बारे में जानता है जिसमें कहा जाता है कि केंशिन वास्तव में एक महिला थी। फुटारो ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, वो यह बात पहले से जानता है और यह कोई नई जानकारी नहीं है। इसके बाद मिकू ने एक और ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र किया। उसने कहा कि मित्सुनारी ने परसिमन्स नहीं खाए थे। फुटारो ने बिना देर किए सही जवाब दिया कि वास्तव में उसने एक भी नहीं खाया था। फिर मिकू ने नोबुनागा की बात छेड़ी और बताया कि उसने अपने पराजित दुश्मनों की खोपड़ियों में शराब परोसी थी। फुटारो ने फिर तुरंत सहमति जताई और कहा कि यह घटना सचमुच हुई थी। इतिहास से जुड़ी इन लगातार बातों के बीच फुटारो को अचानक एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि सेनगोकू काल के सिपहसालार ही वो एकमात्र विषय हैं जो मिकू को वास्तव में उत्साहित करते हैं। पढ़ाई में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इतिहास उसके लिए कुछ अलग था। फुटारो को लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। यदि वो इतिहास के माध्यम से मिकू तक पहुंच सकता है तो शायद वो उसे पढ़ाई के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए उसने बातचीत जारी रखने की कोशिश की और एक और सवाल पूछने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मिकू ने कहा कि उसे अब घर जाना चाहिए। फिर भी उसने ये स्वीकार किया कि वह इतिहास के बारे में और भी बात करना चाहती है। उसके पास ऐसी कई कहानियां थीं जो उसे यकीन था कि फुटारो ने कभी नहीं सुनी होंगी। तभी फुटारो के दिमाग में एक योजना आई। उसने तुरंत प्रस्ताव रखा कि उनके अगले ट्यूशन सेशन का मुख्य विषय जापानी इतिहास होगा। उसने उत्साह से पूछा कि क्या मिकू इसके लिए तैयार है। मिकू ने पहले थोड़ी झिझक। ये सुनते ही फुटारो के भीतर जीत की भावना जाग उठी। उसे लगा कि आखिरकार उसने पांचों बहनों में से एक तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब उसे केवल पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी थी, बाकी सब कुछ बाद में देखा जा सकता था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी रोजी रोटी इन लड़कियों पर निर्भर है और उसे अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी मिकू ने उसे रुकने के लिए कहा। फुटारो ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मिकू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ माचा सोडा उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि वो इसे शुभकामनाओं के प्रतीक के रूप में आजमा सकता है। फुटारो ने अनिच्छा से उसे स्वीकार किया। मिकू ने उसे याद दिलाया कि वो पहले इसका स्वाद चखना चाहता था। फिर उसने अजीब ढंग से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें उसका कोई थूक नहीं है। ये सुनते ही फुटारो पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो अचानक थूक की बात क्यों कर रही है। मिकू ने उसके चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो कुछ नहीं समझा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे लगा था कि मिस्टर टॉप ऑफ द क्लास होने के नाते वो ये संदर्भ समझ जाएगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। इसके बाद उसने साफ कहा कि उसे उससे कुछ सीखना नहीं है और वो वहां से चली गई। मिकू के जाने के बाद फुटारो के अंदर फिर जिद जाग उठी। उसने लाइब्रेरी की किताबें निकाल ली और इतिहास से जुड़ी जानकारी खोजने लगा। उसे मिकू आकर योत्सुबा से कहा कि शांत रहे और ध्यान से सुने, क्योंकि उसकी हमशक्ल ठीक सामने खड़ी है। इचिका ने मजाक में कहा कि सचमुच सामने वाली लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। फुटारो ने तुरंत कहा कि इसका मतलब है कि वो मर चुकी है।
इचिका ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया कि वो मरना नहीं चाहती और अब उसे सोचना होगा कि अपने आखिरी भोजन में क्या खाएगी। लेकिन इसी मजाक के बीच फुटारो की नजर एक छोटी सी बात पर गई। उसने गौर किया कि सामने वाली लड़की के बाल थोड़े लंबे लग रहे थे। उसके बालों का रिबन भी गायब था और उसकी जगह हेडफोन थे। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये इचिका नहीं थी। अगले ही पल उसने पहचान लिया कि वो वास्तव में मिकू थी। मिकू ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो उसके साथ चालाकी कर सकता है, लेकिन इस बार फुटारो तैयार था। उसने तुरंत माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने पहले उसे झूठ बोला था। फिर उसने बताया कि पिछले 2 दिनों से वो लाइब्रेरी में बैठकर सेनगोकू काल की हर संभव किताब पढ़ रहा था। मिकू ने तुरंत कहा कि यह बहुत बड़ा झूठ है। उसे यकीन नहीं था कि कोई इंसान इतने कम समय में इतनी किताबें पढ़ सकता है, लेकिन फुटारो ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि उसने सचमुच मेहनत की है और अब वह उससे बराबरी के स्तर पर बात कर सकता है। इसके बाद दोनों के बीच इतिहास का एक अनोखा मुकाबला शुरू हो गया। वे एक के बाद एक सेनगोकू काल के प्रसिद्ध योद्धाओं, सेनापतियों और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम लेने लगे। मिकू ने शिरिटोरी का नाम लिया तो फुटारो ने तुरंत ये देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। यहीं से उनकी बातचीत एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी और पहली बार ऐसा लग रहा था कि मिकू सचमुच फुटारो पर थोड़ा भरोसा करने लगी है। लगातार दौड़ने और इतिहास से जुड़ी बहस के बाद आखिरकार दोनों कुछ देर के लिए रुक गए। फुटारो बुरी तरह पसीने से तर था और उसे पानी की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। तभी मिकू ने अपनी तरफ से एक ड्रिंक उसकी ओर बढ़ाया। उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसे यह पसंद है ना। फिर उसने हल्के से जोड़ा कि उसके हिसाब से 110 येन किस संदर्भ की बात कर रही है। उसने कहा कि वो इशिडा मित्सुनारी की कहानी की बात कर रही है ना, वही कहानी जिसमें उसने ओटानी योशित्सुगु की थूक मिली हुई चाय पी ली थी। फिर उसने स्वीकार किया कि उसे एक कहानी को समझने के लिए उसने अनगिनत किताबें खंगाल डाली थी। उसने बताया कि उसे ये जानकारी किसी किताब में नहीं मिली। आखिरकार किस्मत से योत्सुबा की मदद से उसने उसके फोन पर यह जानकारी देखी थी। लेकिन जैसे ही योत्सुबा का नाम आया, मिकू का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या उसने योत्सुबा को यह बता दिया कि उसे सिपहसालार पसंद है। उसने याद दिलाया कि उसने उसे ये बात किसी को न बताने के लिए कहा था। फुटारो हैरान रह गया। उसने साफ कहा कि उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। फिर उसने उल्टा सवाल किया कि आखिर वो अपनी बहनों से ऐसी बात क्यों छिपाती है। उसने याद दिलाया कि वे 5 फेलियर्स हैं। आखिर टेस्ट में उन सबके अंक मिलाकर भी सिर्फ 100 बने थे। फुटारो ने माना कि उसने भी पहले यही सोचा था, लेकिन आज उसका नजरिया बदल चुका था। उसने कहा कि अभी कुछ देर पहले मिकू ने खुद एक ऐसी बात कही थी जिसने उसका विश्वास बदल दिया। उसने दोहराया कि वे एक क्विंटुप्लेट्स हैं। यदि मिकू मानती है कि उसकी बहनें वो सब कर सकती हैं जो वो कर सकती हैं, तो उसी तर्क को उल्टा भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी बहनें कर सकती हैं वो भी कर सकती हैं। इसके बाद उसने अपने बैग से टेस्ट रिजल्ट्स निकाले और मिकू को दिखाए। उसने कहा कि उन्हें ध्यान से अगले ही पल पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। इत्सुकी वहां पहुंच चुकी थी और उसके आने के साथ ही ये कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। फुटारो अभी मिकू के साथ अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि तभी इत्सुकी वहां आ पहुंची। उसने बताया कि उसने बाकी बहनों को फोन करके बता दिया था कि वे लोग कहाँ हैं। फिर उसने तुरंत फुटारो को टोकते हुए कहा कि उसे उस नंबर के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। फुटारो पहले तो उसकी बात समझ नहीं पाया। उसने फुटारो की तरफ देखते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे वो उसके काम आ गया हो। उसने स्वीकार किया कि अब वो सोचने लगी है कि शायद वो भी पहले से थोड़ा बेहतर कर सकती है। इसके बाद उसने पहली बार खुले तौर पर कहा कि उसे उम्मीद है कि फुटारो इस जिम्मेदारी के काबिल साबित होगा। फुटारो उस दिन हमेशा की तरह नाकानो बहनों को पढ़ाने उनके आलीशान अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। वो इमारत के प्रवेश द्वार पर खड़ा सेंसर और इंटरकॉम से जूझ रहा था। उसके मन में झुंझलाहट भर गई और वो सोचने लगा कि आखिर इस कबाड़ में क्या दिक्कत है, सेंसर काम क्यों नहीं कर रहा, और क्या खतरनाक 5 बहनें ही उसके लिए काफी नहीं थीं जो अब तकनीक भी उसके खिलाफ हो गई थी। मजबूर होकर उसने इंटरकॉम पर बात की और बताया कि वो नाकानो परिवार को पढ़ाने आया है। उसका नाम उएसुगी है। वो 30वीं मंजिल पर जाना चाहता है और शायद दरवाजा खराब हो गया है। तभी अचानक पीछे से नीनो की आवाज आई। उसने पूछा कि वो बाहर क्या कर रहा है। फुटारो चौंक गया। नीनो ने उसे समझाया कि ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि ऑटो लॉक सिस्टम है जो आजकल हर जगह देखने को मिल जाता है। उसने बताया कि अगली बार कीपैड में अपार्टमेंट का नंबर डालना होगा जिससे अंदर कॉल चली जाएगी। फुटारो ने शर्मिंदगी छुपाते हुए दिखावा किया कि वो ये बात पहले से जानता था, लेकिन मन ही मन उसे महसूस हुआ कि उसने शुरुआत में ही खुद को बेवकूफ साबित कर दिया है और अब उसे जल्दी से स्थिति संभालनी होगी। दोनों साथ अंदर जाने लगे। रास्ते में नीनो ने याद दिलाया कि वो यहाँ पढ़ाने आया है ना। ऊपर पहुंचने पर अपार्टमेंट में हमेशा की तरह अफरा तफरी का माहौल था। कमरे के अंदर इचिका अपनी कोई चीज ढूंढ रही थी और नीनो उसकी मदद कर रही थी। कहीं सफेद रंग की कोई वस्तु खोजी जा रही थी। इचिका ने माफी मांगी, जबकि योत्सुबा उत्सुकता से उस चीज को देख रही थी और कह रही थी कि वो कितनी बड़ी है। इचिका मजाक में कह रही थी कि उनका चेहरा एक जैसा है, इसलिए वो चीज योत्सुबा पर भी उतनी ही अच्छी लगेगी। योत्सुबा ने चिढ़ाते हुए कहा कि इचिका बचपन से एक ही तरह के अंडरवियर पहन रही है और अब समय आ गया है कि उन्हें फेंक दिया जाए। उसी दौरान इन्होंने सबको बताया कि उएसुगी आ गया है। थोड़ी देर की हलचल और फुसफुसाहट के बाद योत्सुबा ने फुटारो से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वो अच्छी लग रही है। फुटारो ने बिना रुचि दिखाए कह दिया कि उसकी नजर में वो चाहे कचरे का डिब्बा ही पहन ले, बस नीचे आ जाए। योत्सुबा ने नाराज होकर जवाब दिया कि उसे क्या पता होगा कि फैशन क्या होता है। कुछ देर बाद सभी नीचे इकट्ठा हो गए। इचिका ने घोषणा की कि अब वे पूरी तरह तैयार हैं और किताबों पर ध्यान देने का समय आ गया है। नीनो ने साफ कह दिया कि वो इस पढ़ाई में शामिल नहीं होगी और सिर्फ देखेगी। मिकू ने तुरंत फुटारो को उसका वादा याद दिलाया कि सबसे पहले जापानी इतिहास पढ़ाया जाएगा। नीनो ने फिर दोहराया कि वो खुद से पढ़ाई करेगी और कोई उसका ध्यान न भटकाए। फुटारो ने मन ही मन सोचा कि यह आदर्श स्थिति तो नहीं है, लेकिन जहां से उन्होंने शुरुआत की थी उसके मुकाबले ये कम से कम प्रगति तो थी। उसे लगा कि आखिर ये भी इंसान ही है और यदि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो किसी न किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ उसने पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की, लेकिन नीनो फिर सामने आ गई। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए, क्योंकि उसे लगा था कि वो इस बेकार सपने को छोड़ चुका होगा। उसने ये भी ताना मारा कि शायद वो इतनी दूर सिर्फ सोने नहीं आया होगा। फुटारो के मुंह से तुरंत निकल गया कि ये बात वही इंसान कह रही है जिसने उसे पहले ड्रग्स देकर सुला दिया था।
अगले ही पल उसे याद आया कि उसे अच्छा व्यवहार करना है, इसलिए उसने मुस्कुराकर नीनो को भी पढ़ाई में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नीनो ने बिना एक पल गंवाए मना कर दिया और कहा कि ऐसा उसकी लाश पर से गुजर कर ही हो सकता है। फुटारो ने मन ही मन खुद को समझाया कि 5 में से 4 का आना भी बुरा नहीं है। कम से कम इस बार नीनो को एक दिन की छुट्टी दी जा सकती है। उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। फुटारो अभी ये सोच ही रहा था कि 4 बहनों के साथ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तभी हालात अचानक बदलने लगे। योत्सुबा पूरी तैयारी के साथ बैठी ही थी कि इचिका को अचानक कुछ याद आया। उसने योत्सुबा से कहा कि उसकी एक दोस्त जो बास्केटबॉल टीम में है, अगले मैच के लिए किसी खिलाड़ी की तलाश कर रही है। क्योंकि योत्सुबा 5 बहनों में सबसे ज्यादा एथलेटिक थी, इसलिए उसे अभी जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। योत्सुबा हैरान रह गई। उसने पूछा कि अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब इचिका ने विस्तार से बताया कि उस टीम में केवल 5 सदस्य हैं और उनमें से एक की हड्डी टूट गई है। यदि उन्हें तुरंत कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। उसने ये भी कहा कि उन लड़कियों ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और उसके लिए बहुत दुख की बात होगी। फुटारो मन ही मन समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, योत्सुबा भावुक हो गई। उसने फुटारो से माफी मांगी और कहा कि वो किसी जरूरतमंद को इस तरह नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर फुटारो केवल अविश्वास से उसे देखता रह गया। नीनो ने तुरंत टिप्पणी की कि किसी को मना न कर पाना ही योत्सुबा की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके बाद उसने इचिका की ओर मुड़कर याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि उसे 2 बजे काम पर जाना है। इचिका एकदम चौंक गई और बोली कि वो ये बात भूल गई थी और अब उसे निकलना होगा। इसके बाद नीनो ने इत्सुकी की तरफ रुख किया और सुझाव दिया कि शायद उसे किसी शांत जगह जैसे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इत्सुकी को यह विचार अच्छा लगा और उसने भी जाने का फैसला कर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। फुटारो ने घबराकर सबको इकट्ठा होने के लिए कहा और पढ़ाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो लगभग सभी जा चुके थे। अब वहां केवल मिकू बची थी। मिकू ने शांत स्वर में उसे सच का सामना करने के लिए कहा। उसने बताया कि अब हर कोई जा चुका है। फुटारो का धैर्य जवाब देने लगा। वो मन ही मन नीनो को कोसने लगा और सोचने लगा कि वो हमेशा उसके सारे प्लान क्यों खराब कर देती है। तभी नीनो फिर वापस दिखाई दी। उसने देखा कि मिकू अभी भी वहीं है और उसे याद दिलाया कि मिकू उस पर एक जूस उधार थी, क्योंकि उसने पहले उसका जूस पी लिया था, इसलिए वो उसके लिए एक नया जूस खरीद लाई थी। उसी समय उसने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि क्या वे लोग पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। मिकू ने बताया कि वो माचा सोडा है और फिर फुटारो को रुकने के लिए कहा। नीनो भी बैठ गई और पूछा कि वे कहां से शुरू करेंगे। मिकू ने सुझाव दिया कि कामाकुरा पीरियड से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन नीनो का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। उसने दोनों को देखते हुए पूछा कि आखिर कब से वे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद मिकू को उबाऊ दिखने वाले लड़कों के लिए कोई खास लगाव है। फुटारो को यह सुनकर बुरा लगा और उसने कहा कि यह बेवजह की बदतमीजी थी। मिकू ने जवाब दिया कि बात केवल अच्छे लुक्स की नहीं होती। इस बार नीनो ने कहा कि यह भी एक तरह की बदतमीजी थी। उसने आगे पूछा कि क्या मिकू कहना चाहती है कि वो केवल आंतरिक सुंदरता की परवाह करती है। मिकू ने शांत स्वर में पूछा कि अगर वो ऐसा करती है तो क्या हुआ। नीनो ने तुरंत उसके कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद यही कारण है कि उसे उन फटे पुराने कपड़ों में घूमने में कोई परेशानी नहीं होती। मिकू ने भी पलटवार किया और पूछा कि क्या नीनो के घटिया नाखून फैशनेबल कहलाते हैं। नीनो ने जवाब दिया कि मिकू जैसी लड़की कभी नहीं समझ सकती। मिकू ने भी कह दिया कि वो समझना भी नहीं चाहती। कुछ ही क्षणों में बहस इतनी बढ़ गई कि फुटारो को बीच में आना पड़ा। उसने दोनों को रोकते हुए कहा कि वे बहनें हैं, इसलिए साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। उसने ये भी याद दिलाया कि असली मुद्दा पढ़ाई है। मिकू ने नीनो से कहा कि वो परेशान करना बंद करे। नीनो तुरंत भड़क गई और पूछा कि उसने उसे क्या कहा। अगले ही पल नीनो ने एक नया प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि यदि आंतरिक सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों न दोनों के बीच खाना बनाने की प्रतियोगिता हो जाए। इससे तय हो जाएगा कि उनमें से कौन बेहतर है। फुटारो ये सब देखकर सिर पकड़ने की स्थिति में पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ाई की बात आखिर खाना पकाने की प्रतियोगिता तक कैसे पहुंच गई। लेकिन नीनो यही नहीं रुकी। उसने घोषणा कर दी कि अगर वो जीत गई तो उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी। फुटारो ने उम्मीद भरी नजर से मिकू की तरफ देखा, मानो वो इस बेकार प्रतियोगिता में शामिल होने से मना कर देगी। लेकिन मिकू ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मिकू ने आत्मविश्वास से कहा कि फुटारो बस बैठकर आराम करे जब तक वो इस मामले को सुलझाती है। ये सुनकर फुटारो ने झुंझलाकर पूछा कि वो खुद क्यों नहीं बैठ जाती। इसके बाद दोनों बहनों के बीच खाना पकाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। रसोई में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पढ़ाई की किताबें एक तरफ पड़ी थीं और अब सारा ध्यान इस बात पर था कि कौन बेहतर खाना बना सकता है। कुछ समय बाद नीनो ने अपनी डिश सबसे पहले पेश की। उसने गर्व से हैम और सीजनल सब्जियों के साथ बनाया हुआ डच बेबी सामने रखा। दूसरी ओर मिकू ने चावल के ऊपर परोसा गया आमलेट तैयार किया। दोनों ने अपनी अपनी डिश फुटारो के सामने रख दी और अब फैसला उसी को करना था। नीनो ने तुरंत चेतावनी दी कि वो उसका खाना न खाए, लेकिन अगले ही पल खुद ही बात छोड़ दी। उसी दौरान इत्सुकी भी वहां पहुंच गई और उसने नीनो से कहा कि अब बेवकूफ मत बनो, क्योंकि उसने ये सब बनाने में इतनी मेहनत की है। फुटारो ने योत्सुबा को धन्यवाद दिया और फिर दोनों डिश चखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने ईमानदारी से कहा कि दोनों ही व्यंजन स्वादिष्ट हैं। उसे लगा कि दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन यह फैसला नीनो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अविश्वास से कहा कि बराबरी होना असंभव है। उसके अनुसार फुटारो को स्वाद की बिल्कुल समझ नहीं थी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। फुटारो को समझ नहीं आया कि इस व्यवहार का मतलब क्या था। उसके मन में निराशा भर गई। उसने सोचा कि दिन का अधिकांश हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है और एक बार फिर नीनो ने उसे उसकी राह से भटका दिया है। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वो इस तरह के झांसे में नहीं फंसेगा। उसी समय मिकू ने धीरे से उससे माफी मांगी। फुटारो ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि एक बात अब साफ हो चुकी है, किसी न किसी वजह से नीनो उससे बाकी बहनों से भी ज्यादा नफरत करती है। उसे लगने लगा था कि शायद वो कभी नीनो के साथ समझौता नहीं कर पाएगा। मिकू ने कुछ देर सोचकर कहा कि शायद वो ऐसा कर सकता है। फुटारो चौंक गया और उसने पूछा कि कैसे। मिकू ने जवाब दिया कि अगर वो अच्छे भाव से नीनो का सामना करेगा तो शायद वो मान जाएगी। फुटारो ने उस सलाह पर विचार किया, अच्छे भाव से उसका सामना करना, लेकिन ये कैसे किया जाए। मिकू ने कंधे उचकाते हुए कहा कि उसे क्या पता होगा। फिर उसने याद दिलाया कि कोई ना कोई रास्ता निकालना तो फुटारो का काम ही है। फुटारो इस बात पर सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। फुटारो जैसे ही कमरे में वापस लौटा, नीनो ने झुंझलाते हुए उससे पूछा कि आखिर उसकी समस्या क्या है।
फुतारो ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि वो अपने फ्लैश कार्ड्स भूल गया था। नीनो ने बेपरवाही से जवाब दिया कि वह नहा रही है और वो अंदर आकर उन्हें ले सकता है। फुतारो इस बात को लेकर असहज था और पूछ बैठा कि क्या यह सच में ठीक रहेगा। इसके बावजूद वो अपार्टमेंट के अंदर गया और सावधानी से आवाज लगाते हुए बोला कि वो अंदर आ रहा है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और भाप के बीच से नीनो बाहर निकल आई। उसे देखते ही फुतारो घबरा गया और मन ही मन चिल्लाया कि नीनो तो पहले ही बाहर आ गई। उसके दिमाग में मीकू की बात गूंज रही थी कि नीनो आमतौर पर शांत रहती है। उसने खुद को समझाया कि वो बस फ्लैश कार्ड्स उठाएगा और तुरंत निकल जाएगा। दूसरी ओर नीनो को लगा कि शायद मीकू वहां है और वो बाथरूम इस्तेमाल करना चाहती है। उसने कहा कि वो अब नहा चुकी है। फुतारो मन ही मन और अधिक घबरा गया। नीनो ने बताया कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस हमेशा की तरह शेल्फ पर रखे हैं और उनसे उन्हें यहाँ लाने को कहा। यह सुनकर फुतारो के मन में आया कि उन कॉन्टैक्ट्स के बिना नीनो लगभग अंधी होगी। उसे लगा कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं और अब उसका अगला कदम क्या होना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह स्थिति किसी भी तरह से अच्छे इरादों वाली नहीं लग रही थी और अब तो वो गया काम से। नीनो ने पूछा कि क्या वो अभी भी उससे नाराज है क्योंकि उन्होंने पहले बहस की थी। लेकिन फुतारो का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि नीनो उसकी तरफ बढ़ रही है और उसे किसी भी तरह जल्दी से कॉन्टैक्ट्स ढूंढने होंगे। वो घबराकर उन्हें तलाशने लगा। इसी दौरान नीनो ने स्वीकार किया कि शायद उसने पहले कुछ ज्यादा ही कर दिया था और उसे अपने किए पर पछतावा है। मगर फुतारो के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि वे कॉन्टैक्ट्स आखिर हैं कहाँ। नीनो ने उसे बताया कि वह गलत जगह देख रहा है और कॉन्टैक्ट्स ऊपर वाली शेल्फ पर होते हैं। फुतारो ये सुनकर और चौंक गया। नीनो ने हैरानी से कहा कि वो कसम खा सकती है कि वे यहीं थे। दूसरी तरफ फुतारो मन ही मन सोच रहा था कि वो किसी भी हालत में उसका सामना नहीं कर सकता और उसे पीछे हटना होगा। वो तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी नीनो ने उसे देख लिया। उसे लगा कि फुतारो सचमुच उससे नाराज है। अपने मन की भड़ास निकालते हुए उसने कहा कि यह सब उसी बेवकूफ लड़की की गलती है। वो सिर्फ इसलिए उनके घर आता है क्योंकि उनके पिता ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया है। ये घर सिर्फ बहनों का है और वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। फुतारो ये सब सुनकर सोचने लगा कि ये बातें अचानक कहाँ से आ रही हैं। नीनो गुस्से में बोली कि अब बहुत हो चुका है और वो उसे कभी वापस नहीं आने देगी। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो चोट खा बैठी। फुतारो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान दोनों गिर पड़े और आसपास रखी चीजें बिखर गईं। उस समय तक फुतारो को अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि आगे क्या होने वाला है। दृश्य बदलता है और इचिका की तस्वीरें खिंचवाने का काम दिखाया जाता है। शूट खत्म होने पर वो फोटोग्राफर का धन्यवाद करती है और फोटोग्राफर भी उसकी तारीफ करते हुए अगली मुलाकात की बात कहता है। दूसरी तरफ योत्सुबा हमेशा की तरह दूसरे लोगों की मदद करने में लगी हुई थी। बास्केटबॉल टीम के सदस्य उसे रिप्लेसमेंट बनने के लिए धन्यवाद दे रहे थे और उसे आधिकारिक रूप से टीम में शामिल होने का प्रस्ताव भी दे रहे थे। योत्सुबा ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा कि उसे मदद करके खुशी होती है। तभी नीनो ने उसे घुसपैठिया कहकर पुकारा। फुतारो ने सफाई दी कि वो अपना सामान लेने वापस आया था, लेकिन नीनो ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया और आरोप लगाया कि वो उसकी नग्न तस्वीर लेने आया था। उसने उसे परवर्ट और घिनौना इंसान कहा। फुतारो बार बार अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नीनो ने उसे सबसे घटिया इंसान घोषित कर दिया। इसके बाद फुतारो के दिमाग में एक काल्पनिक अदालत का दृश्य शुरू हो गया। इचिका जज बन गई और उसने अदालत में शांति बनाए रखने का आदेश दिया। उसने सबूत के तौर पर वो तस्वीर पेश की जिसमें फुतारो दिखाई दे रहा था और उस पर आरोप लगाया कि उसने अपनी आदिम इच्छाओं पर नियंत्रण खो दिया और एक मासूम युवती की गरिमा को ठेस पहुंचाई। जब उससे पूछा गया कि वो क्या दलील देता है तो उसने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद नीनो ने अपनी गवाही देते हुए दावा किया कि फुतारो ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो जा रहा हो और फिर उसके शॉवर से बाहर आने का इंतजार किया। उसने ये भी प्रस्ताव रखा कि इस अपराध की सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए अपार्टमेंट से बैन कर दिया जाए। फुतारो ने विरोध किया, लेकिन इचिका ने कहा कि उसे पहले सोचना चाहिए था। तभी मिकू ने आपत्ति दर्ज कराई। उसने कहा कि भले ही फुतारो किसी अपराधी जैसा दिखता हो, लेकिन वो वास्तव में वैसा नहीं है। उसने बताया कि उसी ने इंटरकॉम के जरिए फुतारो को अंदर आने दिया था और ये पूरी घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी। नीनो को विश्वास नहीं हुआ कि मिकू उसका पक्ष ले रही है। उसने आरोप लगाया कि फुतारो तस्वीरें लेने वापस आया था। मिकू ने समझाया कि उसने सिर्फ टेक सुना था, जबकि उसका मतलब गेट यानी अपना सामान वापस लेना था। फिर मजाक में यह आरोप लगाया गया कि मिकू उसका बचाव सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसका उस पर क्रश है। मिकू तुरंत शर्माते हुए इसका इनकार करने लगी। फुतारो भावुक होकर बोला कि मिकू ने उस पर विश्वास किया और वो बहुत खुश है, लेकिन मिकू ने तुरंत उसे अपने पास न आने की चेतावनी दे दी। फुतारो को लगा कि दुनिया में कोई इंसाफ नहीं है। इचिका ने फिर मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड की आंखों में देखने से शर्माती है। मिकू ने फिर से इस बात का खंडन किया। तभी नीनो ने याद दिलाया कि इस आदमी ने उसे नग्न देखा है। इचिका ने मजाक में कहा कि वहां देखने लायक कुछ था भी नहीं। इस पर नीनो ने अपने फिगर की तारीफ की, जबकि मिकू ने तंज कसते हुए कहा कि वे सब एक जैसी ही दिखती हैं। योत्सुबा ने बहस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी बीच में बोलने से मना कर दिया गया। नीनो ने तस्वीर डिलीट करने की मांग की। तभी इत्सुकी वहां पहुंची और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। नीनो ने तुरंत उससे समर्थन की उम्मीद की और दावा किया कि फुतारो ने खुद को उस पर फेंक दिया था। इत्सुकी ने सीधे फुतारो से पूछा कि क्या उसने नीनो को छुआ था। फुतारो ने स्वीकार किया कि उसने छुआ था, लेकिन उसके पीछे की वजह समझाने की कोशिश की। इत्सुकी ने तुरंत फैसला सुनाया कि उसकी सजा सेप्पुकु यानी आत्महत्या है। ये सुनकर फुतारो घबरा गया और सोचने लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। उसी समय उसकी नजर बिखरी हुई शेल्फ पर गई। इत्सुकी ने ध्यान दिया कि शेल्फ से किताबें गिरी हुई हैं। इचिका ने भी माना कि अगर ध्यान से देखा जाए तो घटना समझ में आती है। इत्सुकी ने अनुमान लगाया कि शायद फुतारो ने नीनो को बचाने की कोशिश की थी। फुतारो तुरंत बोला कि बिल्कुल यही हुआ था और उसने इत्सुकी को धन्यवाद दिया। हालांकि इत्सुकी ने कहा कि उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि सिर्फ वही समझाने की कोशिश की जो वास्तव में हुआ होगा। आखिरकार इचिका ने फैसला दिया कि फुतारो इतना साहसी ही नहीं है कि ऐसा अपराध कर सके। नीनो ने विरोध किया और कहा कि मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मिकू ने उसे अब छोड़ देने को कहा। इचिका ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और उसे याद दिलाया कि वे पांचों बहनें पहले कितनी अच्छी तरह साथ रहती थीं। फुतारो ने अंत में स्वीकार किया कि यह सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ और उसने माफी मांगी। लेकिन हम पहले साथ रहा करते थे वाली बात सुनकर नीनो भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से भाग गई। इचिका ने पूछा कि क्या उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन मिकू ने कहा कि अभी उसे अकेला छोड़ देना बेहतर होगा।
फुतारो ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब वो घर जाकर आराम से पढ़ाई कर सकेगा। लेकिन तभी बाकी बहनों ने उसे रोक लिया और रात के खाने के लिए बुलाया। उन्होंने खुशी से बताया कि आज उसकी पसंदीदा करी उडोन बनी है। फुतारो मन ही मन सोचने लगा कि क्या वे सच में इस स्थिति से ठीक हैं। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यह उनका पारिवारिक मामला है। उधर नीनो अपार्टमेंट के बाहर ठंड में खड़ी थी क्योंकि वो अपनी चाबी भूल गई थी और अंदर नहीं जा सकती थी। फुतारो ने तुरंत समझ लिया कि वो दूसरी बहनों से मदद मांगना नहीं चाहती। नीनो उसे घूर रही थी और बोली कि आखिरी चीज जो वो देखना चाहती है वो उसका बेवकूफ चेहरा है। फुतारो ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो वो घर जा रहा है और ये उसका मामला नहीं है। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद रुक गया। नीनो ने पूछा कि अब उसके साथ क्या समस्या है। फुतारो ने कहा कि उसने अपना विचार बदल लिया है। एक समस्या है जिसे उसे सुलझाना है और जब तक वो ऐसा नहीं कर लेता उसका घर जाने का मन नहीं है। नीनो ने ताना मारा कि उसे सिर्फ अपनी बेवकूफी भरी पढ़ाई की परवाह है। फुतारो ने जवाब दिया कि बेवकूफी भरी पढ़ाई अपने आप में एक विरोधाभास है, जब तक कि उसका मतलब यह न हो कि वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो बेवकूफ है। नीनो ने उसे चुप रहने को कहा और दावा किया कि हर कोई बेवकूफ है, इसलिए उसे सबसे नफरत है। फुतारो ने पूछा कि क्या इसमें उसकी बहनें भी शामिल हैं। उसे यकीन था कि नीनो झूठ बोल रही है, लेकिन नीनो ने कहा कि जो भी उनके घर में उसके जैसे डरावने लड़के को आने देगा वो पूरी तरह बेवकूफ ही होगा। फिर उसने वही बात दोहराई कि यह घर सिर्फ बहनों का है और वह यहाँ रहने के लायक नहीं है। फुतारो ने उसकी अधूरी बात पूरी कर दी। नीनो ने उसे अकेला छोड़ देने को कहा। तब फुतारो ने कहा कि उसे नहीं लगता कि वह सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि वह अपनी बहनों से बहुत प्यार करती है और उसे एक बाहरी व्यक्ति मानती है। नीनो ने उसकी बातों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि वह कभी उसे समझ नहीं पाएगा। उसने उसे क्रीप कहकर अपमानित किया, लेकिन जब वो मुड़ी तो देखा कि फुतारो अभी भी वहीं खड़ा है। उसने हैरानी से पूछा कि वह अब तक क्यों रुका हुआ है। फुतारो ने समझाने की कोशिश की कि वह उसकी भावनाएं समझ सकता है क्योंकि उसकी भी एक बहन है, लेकिन नीनो ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि वह गलत नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगी, चाहे इसके कारण उसकी बहनें उससे नफरत ही क्यों न करने लगें। इसी बीच बाकी बहनें भी बाहर आ गईं। उन्होंने नीनो से वापस ऊपर चलने को कहा क्योंकि देर हो रही थी। मिकू ने फुतारो को देखकर खुशी जताई और कहा कि वह कल उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इचिका उसे बीच में ही ले गई और कहा कि वह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। ये सब देखकर फुतारो ने मन ही मन सोचा कि अब से हालात और भी खराब होने वाले हैं और यही वजह थी कि वह शुरू से इस पूरे मामले में पड़ना नहीं चाहता था।